बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुग़ल शहंशाह बरसग़ीर पाक व हिंद में मुग़लिया सल्तनत के आला तरीन बादशाह थे। बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश के जदीद ममालिक से मुताबिकत रखते थे। उन्होंने 1526 से हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की और 1707 तक बरसग़ीर के बेशतर हिस्सों पर हुकूमत की। इसके बाद वो तेजी से ज़वाल पज़ीर हुए, लेकिन 1857 की बगावत तक बराए नाम इलाकों पर हुकूमत करते रहे। मुग़ल वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले को मंगोल नस्ल के तैमूरी ख़ानदान की शाख थे। इनका बानी बाबर वादी फ़रगाना से ताल्लुक़ रखने वाला तैमूरी शहज़ादा तैमूर और चंगेज़ खान दोनों की बरारास्त औलाद था। बाद के बहुत से मुग़ल शहंशाहों में आम हिंदुस्तानी राजपूत और फ़ारसी नस्ब शादियों के ज़रिए था। उनके शहंशाह राजपूत और फ़ारसी शहज़ादियों के यहाँ पैदा हुए थे। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और मैन्युफैक्चरिंग ताकत के तौर पर, जिसकी मालियत आलमी GDP के 25% से ज़्यादा थी, तकरीबन तमाम बरसग़ीर पाक हिंद को कंट्रोल करती थी। मशरिक़ में ढाका से मग़रिब में काबिल तक फैली हुई थी। शुमाल में कश्मीर से जनूब में दरियाए कावेरी तक। इस वक्त इसकी आबादी का तखमीना 110 और 150 मिलियन के दरमियान लगाया गया है, जो 4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके पर है। 18वीं सदी के दौरान मुग़लों की ताकत तेज़ी से कम होती गई। आखिरकार औरंगज़ेब तख्तनशीन हुआ और शाहजहाँ को नज़रबंद रखा। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में सल्तनत ने एक बार फिर सियासी ताकत हासिल की और ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गई, जो कि आलमी GDP के 1/4 से ज़्यादा है। लेकिन इसकी शरीयत के क़याम ने बड़े तनाज़ात को जन्म दिया। औरंगज़ेब ने सल्तनत को वसअत दी ताकि जनूबी एशिया का एक बड़ा हिस्सा शामिल हो जाए। अपने अरूज पर बादशाही 3.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई थी, जिसमें इसके कुछ हिस्से भी शामिल थे जो अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश हैं। 1807 में इसकी मौत के बाद सल्तनत के बहुत से हिस्से खुली बगावत में थे। औरंगज़ेब की वस्ती एशिया में अपने ख़ानदान की आबाई ज़मीनों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी थी, जबकि दक्कन के इलाके पर इसकी कामयाब फतह एक बेकार फतह साबित हुई। सल्तनत को अस्करी और माली दोनों लिहाज से भारी कीमत चुकानी पड़ी। औरंगज़ेब के लिए एक और मसला ये था कि फ़ौज हमेशा शुमाली हिंदुस्तान के ज़मींदार अशराफिया पर मबनी थी, जिन्होंने महमात के लिए घड़सवार दस्ते फराहम किए थे और सल्तनत उस्मानिया की जानीरी दस्तों के बराबर कुछ भी नहीं थी। दक्कन की तवील और महंगी फतह ने औरंगज़ेब को घेरने वाली कामयाबी की चमक को पूरी तरह से कम कर दिया था। 17वीं सदी के अवाख़िर से अशराफिया सल्तनत की जंगों के लिए फ़ौज फराहम करने के लिए तेज़ी से तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि इस इम्कान के लिए कि ज़मीन से नवाजा जा सके एक कामयाब जंग का नतीजा कम इम्कान के तौर पर देखा गया। मज़ीद बरां दक्कन की फतह के इख्तिताम पर औरंगज़ेब बहुत ही मुंतखब तौर पर दक्कन में कुछ शरीफ ख़ानदानों को ज़ब्त शुदा अराज़ी से नवाजा था, जिससे अशराफिया को ज़ब्त की ज़मीन का इनाम नहीं दिया गया था और वो मज़ीद महमात में हिस्सा लेने के लिए नाखुश और नाखुश थे। औरंगज़ेब के बेटे शाह आलम ने अपने वालिद की मजहबी पॉलिसियों को मनसूख कर दिया और इंतज़ामिया में इस्लाहात की कोशिश की। आम 1712 में इसकी मौत के बाद मुग़ल ख़ानदान अफरा तफरी और पुरतशद्दुद झगड़ों में डूब गया। 1719 में 4 शहंशाह एक के बाद दिगरे तख्त पर चढ़ गए। मोहम्मद शाह के दौर हुकूमत में सल्तनत टूटना शुरू हुई और वस्ती हिंदुस्तान का वसी इलाका मुग़लों से मराठों के हाथ में चला गया। मुग़ल जंग हमेशा महासरों के लिए भारी तोपखाना, जारहाना कार्रवाइयों के लिए भारी घड़सवार दस्ते और झड़पों और छापों के लिए हल्के घोड़सवार दस्ते पर मबनी थी। किसी इलाके को कंट्रोल करने के लिए मुग़लों ने हमेशा किसी इलाके में एक स्ट्रेटेजिक किला कब्जा करने की कोशिश की, जो एक नोडल पॉइंट के तौर पर काम करेगा, जहां से मुग़ल फ़ौज सल्तनत को चैलेंज करने वाले किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए निकलेगी। ये निज़ाम न सिर्फ महंगा था, बल्कि फ़ौज को किसी हद तक लचकदार भी बना दिया था, क्योंकि हमेशा ये क़यास किया जाता था कि दुश्मन महसूर होने के लिए कले में पीछे हट जाएगा या खुले मैदान में फना की फैसला कुन जंग में हिस्सा लेगा।
ہندو مراٹھا ماہر گھوڑ سوار تھے جنہوں نے اس لڑائیوں میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، بلکہ مغل سپلائی لائنوں پر گوریلا جنگ کی مہموں میں مصروف رہے۔ مراٹھا مغل قلعوں کو طوفان یا رسمی محاصرے کے ذریعے لے جانے میں ناکام رہے کیونکہ ان کے پاس توپ خانے کی کمی تھی، لیکن سپلائی کالموں کو مسلسل روک کر وہ مغل قلعوں کو تابع کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جنگ کے بعد دیگر مغل کمانڈروں نے اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے اور ایک مناسب انسداد بغاوت کی حکمت عملی تیار کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے مغلوں نے مراٹھوں کو زیادہ سے زیادہ زمین کھو دی تھی۔ نادر شاہ فارس کی ہندوستانی مہم کا اختتام دہلی کی بوری کے ساتھ ہوا اور مغل اقتدار اور وقار کے باقیات کو چکنا چور کر دیا۔ عیسائی خزانے پر قبضہ کر لیا، اس طرح اس کے زوال میں تیزی آئی۔ سلطنت کے بہت سے اشرافیہ نے اب اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور خود مختار مملکتیں بنانے کے لیے الگ ہو گئے۔ مغل شہنشاہ بہرحال خود مختاری کا اعلیٰ ترین مظہر رہا۔ نہ صرف مسلم حضرات بلکہ مراٹھا ہندو اور سکھ رہنماؤں نے شہنشاہ کو ہندوستان کے خود مختار ہونے کے رسمی اعتراف میں حصہ لیا۔ اگلی دہائیوں میں افغانوں، سکھوں اور مراٹھوں نے ایک دوسرے اور مغلوں کے خلاف جنگ کی، جس سے سلطنت کی بگڑی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم نے سلطنت کے زوال کو پلٹانے کی ناکام کوششیں کی، لیکن بالآخر اسے بیرونی طاقتوں کا تحفظ حاصل کرنا پڑا۔ 1784 میں مہادجی شندے کے ماتحت مراٹھوں نے دہلی میں شہنشاہ کے محافظ کے طور پر تسلیم کیا۔ یہ حالت دوسری اینگلو مراٹھا جنگ کے بعد تک جاری رہی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی میں مغل خاندان کی محافظ بن گئی۔ 1835 کے بعد کمپنی نے شہنشاہ کے اختیار کو تسلیم نہیں کیا، اسے صرف دہلی کا بادشاہ تسلیم کیا اور اس کے حوالے سے تمام حوالوں کو اپنے سکے سے ہٹا دیا۔ ہندوستانی بغاوت کے بعد جس کی اس نے برائے نام تک قیادت کی، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزول کر دیا، جس نے پھر سابقہ سلطنت کے ایک بڑے حصے پر باضابطہ کنٹرول سنبھال لیا۔ سلطنت کے دوران مغل تخت کئی دعوے دار تھے جنہوں نے تخت پر چڑھے ایسا کام کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن انہیں کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔